नमस्कार। त्रिकोणमिति का ये नियामक ज्यामिति का लास्ट चैप्टर का हम इससे पहले वीडियो पढ़ चुके थे, हमने बनाया था, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल का चर्चा मैंने किया था। आज हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जब तीनों बिंदु एक सिद्ध में नहीं रहती है, यानी असंरेख रहती है, तब एक दूसरे से मिलाते हैं तो त्रिभुज बनता है। लेकिन जब तीनों बिंदु एक ही सिद्ध में रहती है तब एक दूसरे से मिलाते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता है। जैसा देखें, जैसे एक बिंदु यहाँ हुआ, दूसरा बिंदु यहाँ है और तीसरा बिंदु यहाँ है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीन बिंदु है तो तीनों बिंदुओं का भुज होगा, तीनों बिंदुओं का भुज होगा और तीनों बिंदुओं का कोटि होगा। जब तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाएंगे, तो हमेशा एक त्रिभुज बनता है। जब और अब इसमें देखें कि ए बी और सी एक सिद्ध में नहीं है, ये एक सिद्ध में नहीं है। ये जो है फर्स्ट नंबर, ये तीनों बिंदु असंरेख है, तीन असंरेख बिंदु है। ये तीनों असंरेख बिंदु है, तीनों ये जो है असंरेख बिंदु है, यानी एक सिद्ध में नहीं है। और तीनों जब असंरेख बिंदु होंगे तो तीनों असंरेख बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बनता है। दूसरा नंबर, जब ये तीन बिंदु है, ये एक है, ये दो है और ये तीन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये तीन बिंदु है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, तीनों एक ही सिद्ध में है। अब क्या करना है कि तीनों को आप एक दूसरे से मिला दो। जब तीनों को एक दूसरे से मिलाएंगे, ऐसे देखिए मिलाइए, कभी त्रिभुज नहीं बनता, कभी त्रिभुज नहीं बनता है। जब कभी त्रिभुज नहीं बनता है, जिसको बोलते हैं तीन संरेख बिंदु, संरेख बिंदु है। ये तीनों जो है संरेख बिंदु है और ये तीनों जो है असंरेख बिंदु है। तो अब हमें ये फिगर बना हुआ नहीं रहेगा, ये फिगर बना हुआ नहीं रहेगा, बल्कि ये ए तीन बिंदु है, तीनों बिंदु का नियामक दिया रहेगा और उसमें हमें बताना होगा कि बताइए वो तीनों बिंदु असंरेख है कि तीनों बिंदु संरेख है। जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज बना ही नहीं, जब त्रिभुज बना ही नहीं, इसका मतलब है कि तीनों बिंदुओं के नियामक के सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि तीनों बिंदु एक सिद्ध में है। अगर हम तीनों बिंदुओं के नियामक के सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ आ जाता है, चाहे वो प्लस में आ जाता है या माइनस में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वह तीनों बिंदु की स्थिति इस प्रकार नहीं होगी, तीनों बिंदु की स्थिति इस प्रकार होगा। ओके, अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं और कैसे बनाते हैं। प्रश्न है बिंदुएं, प्रश्न है बिंदुएं P, ब्रैकेट में लिखा हुआ है -1, -1.5, -1.5, -3। उसके बाद लिखा हुआ है Q में लिखा हुआ है 6, -2 एवं और R लिखा हुआ है R में लिखा हुआ है -3, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में जो है हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ आ जाता है तो इसका अर्थ है कि वो संरेख नहीं है, एक त्रिभुज का निर्माण करता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो वह त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है और वह तीनों के तीनों बिंदु P, Q, R एक ही सिद्ध होगा। ओके, तो देखते हैं। इसमें देखेंगे ये तुलना करेंगे तो x1 पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि, पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि, पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि। इस बॉक्स में हमेशा पहला स्थान पर भुज, दूसरा स्थान पे कोटि, पहला स्थान पर भुज, दूसरा स्थान पे कोटि, पहला स्थान भुज, दूसरा स्थान पे कोटि बोलते हैं। तो पहला स्थान पे 1.5 है, -1.5 और y1 की जगह पर है 3, इसमें है x2 की जगह पर 6, y2 की जगह पर है -2
इसमें जो है x3 की जगह पर है -3 और y3 की जगह पर है 4। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऊपर ही लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हुआ। अब 1/2 x1 की जगह पर डालेंगे तो -1.5 डालिए या -3/2 डालिए, तो आप डाल सकते हैं -3/2, ये -3/2 इंटू ब्रैकेट में जाएगा y2 माइनस y3, तो y2 है -2 और y3 है +4, ये माइनस आएगा प्लस x2 की जगह पर 6 आएगा, y3 की जगह 4 जाएगा, y1 की जगह पर 3 जाएगा, प्लस x3 की जगह पर -3 जाएगा और y1 की जगह पर -3, y1 की जगह पर 3 आएगा और y2 की जगह पर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो -3/2 y2 -2 y3 -4 x2 6 और y3 4 y1 3 और x3 -3 y1 -y2, ठीक है, मैंने रखा हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, ये -3/2 होगा और ये हो जाएगा -4 और -2, तो -6 प्लस ये 4 में से 3 जाएगा, 1 6 को 1 से गुना करेंगे प्लस 3 2 5, 5 को -3 गुणे -5 होगा, ये 5 होगा और ये -3 होगा। अब इसमें से 1/2 होगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 17 का 18 अब 2 प्लस हो जाएगा, ये 6 होगा और इधर हो जाएगा -15, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 9 और ये चला जाएगा, 9 आएगा प्लस 6 आएगा और -15 आएगा, 9 6 15, 1/2 15 -15, तो इस तरह से हो गया 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 0, अतः P Q एवं R संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है, अर्थात त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, अर्थात त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। ओके, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। अब इसमें से किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा? अब प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न में 3 बिंदु का नियामक दे देगा, ध्यान दें। 3 बिंदु का नियामक जब दिया हुआ रहता था तो आप क्या करते थे, संरेख है कि नहीं संरेख है चेक कर लेते थे। अब प्रश्न में कहेगा कि 3 बिंदु जो है संरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अब संरेख है, क्षेत्रफल भी 0 है, तो 3 बिंदु होता है और तीनों बिंदुओं का नियामक होता है, तो कुल 6 पद होते हैं, क्योंकि पहला बिंदु होगा भुज कोटि, दूसरा बिंदु होगा तो उसका भी भुज कोटि, तीसरा बिंदु होगा तो उसका भी भुज कोटि, इस तरह से 3 भुज और 3 कोटि, यानी हो गया 6 बिंदु। 6 में से किसी एक बिंदु का नियामक नहीं देगा और कहेगा कि 3 बिंदु संरेख है, तो जो नहीं देगा उसका मान ज्ञात करें। यानी जैसे आपको कहेगा k का मान ज्ञात करें जब a ब्रैकेट में दे देगा 2 3, b दे देगा ब्रैकेट में 4, k एवं c ब्रैकेट में दे देगा 6 और -3 संरेख है। इसके जो दूसरा लॉ
इसमें इंक डालो जल्दी। इसमें k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और इसमें a, b और c, a के नियामक, b के नियामक और c के नियामक दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि तीनों एक सिद्ध है। इसका मतलब है कि x1 2, y1 1 3, x2 4, y2 के, x3 6 और y3 -3 वैल्यू रखेंगे। अब जरा सोचिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल 0 है तो 1/2 इधर गुना है, 1/2 जो है इधर, 2 जो है नीचे में भाग है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि a, b एवं c संरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, इसका मतलब हुआ कि 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। ये 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखने समझ गए होंगे? क्योंकि हमें तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए इस तीनों बिंदुओं से त्रिभुज जब बनेगा ही नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 आएगा। अब ये 1/2 इस पूरे पद से, ये पूरे पद से गुना में, इसलिए ये इधर जब जाएगा तो ये 2 जो है इधर जाएगा, तो ये 2 भाग में है तो उधर जाएगा, गुना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम से नीचे है तो 1, ये ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, ये ऊपर वाला इसके नीचे से गुना होगा। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट निकलेगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो अब जब भी कोई क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में 3 बिंदु है, तीनों में से किसी एक का मान गायब कर देगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसका मान कितना होगा जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, यानी संरेख होगा। यानी हम यहाँ पर कितना मान रखेंगे, इस तीनों पर, ये तीनों बिंदुओं के नियामक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 आएगा। तो वही k का मान निकालना। तो तुरंत आप लिखेंगे कि जब 3 बिंदु संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ये लाइन आप डायरेक्ट लिख देंगे 0। अब यहाँ पर सारा मान रख देंगे, एक मान नहीं मालूम है, कैलकुलेशन करके उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब इसमें मान रखेंगे तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, x1 है 2, y1 है 3, x2 है 4, y2 है k, x3 है 6, y3 है -3। अब ये सारा मान इसमें रख देंगे। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, अतः ये लिखा गया। अब इसमें मान रख लीजिए, x1 2, y2 k, y3 माइनस प्लस 3 प्लस x2 4, y3 -3, y1 -3 प्लस x3 6, y1 3 और y2 k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, याद चिन्ह देंगे तो k ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा -3 -6 को 4 से इंटू करेंगे तो -12, -3 करेंगे तो -6 होगा, -6 को 4 से इंटू करेंगे तो 24। इधर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 18 होगा और -6 होगा इक्वल टू 0 होगा। 6 3 18 और 6 को गुना करेंगे तब। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आप जरा देखिए, 2k में से 6 के जाएगा तो -4k, k वाला टर्म को एक जगह ले लेंगे, 6k में से 2k चला जाएगा तो -4k और 6 18 6 24 प्लस 24 अब माइनस होगा 24 इक्वल टू 0। तो -4k प्लस 0 इक्वल टू 0, तो -4k इक्वल टू 0
देयरफॉर k इक्वल टू 0/-4 इक्वल टू 0 आंसर आया। अतः k का मान जो है k इक्वल टू 0, यानी k का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें 0 आएगा, और त्रिभुज का जब क्षेत्रफल 0 आएगा उस स्थिति में ये तीनों बिंदु संरेख होगा। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सहायता से आप संरेख से संबंधित क्वेश्चन बना लेंगे। दूसरी बात है कि एक दूरी सूत्र जो होता है उस दूरी सूत्र में भी 3 बिंदु दिया हुआ रहता था और वहां पर जांच करने के लिए कहता था कि बताइए संरेख है कि नहीं संरेख है, ज्ञात करो। तो उस स्थिति में क्या करते थे कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बारी बारी से ज्ञात करते, जिसमें अधिक समय लगता था, और उसमें एक बड़ा दूरी आता था और 2 छोटा दूरी आता था। 2 छोटा दूरी को जोड़ते थे, बड़ा दूरी को बराबर करते थे तो वह संरेख रहता था, अदरवाइज संरेख नहीं रहता था। अब यहाँ पर एक और दूसरा मेथड से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं जो बहुत जल्दी बनता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप कैसे बनाएंगे उसको जरा देख लें। उसको जरा देख लें। यहाँ पर पहला बिंदु है, ध्यान दें, ये दूसरा बिंदु है और ये तीसरा बिंदु है। ओके, पहला बिंदु है, इसको तुरंत लिख देंगे x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 3। इसको लिख देंगे x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू k। इसको लिख देंगे x3 इक्वल टू 6 और y3 इक्वल टू -3। ये लिख दिए। अब लिखना है इस क्वेश्चन को जो हम बनाएंगे संरेख वाला, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो सबसे शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे। उसका नाम है स्लोप मेथड। स्लोप मेथड, इस स्लोप मेथड से आप क्वेश्चन को बनाएंगे जो जल्दी बनेगा। ठीक है, स्लोप मेथड। ये स्लोप मेथड क्या है? tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। यहाँ पर ये जो 2 बिंदु दिखाई दे रहा है, ये और ये, इसमें से कोटि बोलते हैं, कोटि का अंतर करेंगे तो उसको लंब बोलते हैं, और भुज का अंतर करते हैं तो आधार बोलते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार जानते हैं। tan थीटा को स्लोप बोलते हैं और उसको m से सूचित करते हैं। एक बार इसका स्लोप निकालेंगे, एक बार इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप निकालेंगे तो उसको m1 मानेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे तो उसको m2 मानते हैं। m1 जब निकालेंगे, m1 इक्वल टू m2, यानी दोनों का स्लोप जब बराबर होगा तो संरेख होगा। अब m1 कैसे निकलेगा? तो tan थीटा, इसका अंतर, कोटि का अंतर अब बटे भुज का अंतर, तो कोटि का अंतर y2 माइनस y1, अब भुज का अंतर x2 माइनस x1 बराबर। अब इस दोनों में फिर कोटि का अंतर y3 अब माइनस y2 अब बटा भुज का अंतर x3 अब माइनस x2। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जरा चेक कीजिए, इसमें देखिए k का वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है? y2 k माइनस y1 3 बाय x2 4 x1 2 y3 माइनस 3 y2 माइनस k अब बटा x3 6 अब माइनस x2 4। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो k माइनस 3 आएगा, y2 हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस k अब y2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू -3 माइनस k वाला इधर ले आइए, k अब प्लस k हो जाएगा, -3 प्लस 3 हो जाएगा तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 0। तो k इक्वल टू आएगा 0/2, इसलिए 0 आंसर है। तो इस तरह से जो है यह स्लोप मेथड सबसे सुपर मेथड है, और कोई भी क्वेश्चन होगा जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन में आप इसी स्लोप मेथड के द्वारा जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में इसको स्लोप बोलते हैं m1 को, और ये m2 दूसरा स्लोप हुआ, यानी tan थीटा 1 tan थीटा 2 है। और जब हम स्लोप निकालते हैं तो भुज कोटि का अंतर करते हैं उसको लंब बोलते हैं, भुज का अंतर करते हैं उसको आधार बोलते हैं। इसका जब स्लोप निकालेंगे तो लंब बट्टे आधार, कोटि का अंतर बट्टे भुज का अंतर, फिर इस दोनों का स्लोप निकालेंगे तो कोटि का अंतर बट्टे भुज का अंतर। तो हम उम्मीद करते हैं कि संरेख से संबंधित ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और ये नियामक ज्यामिति जो है या इस तरह से जो है आपका पार्ट 1 से स्टार्ट हुआ था और 12 नंबर पार्ट पर जाकर यह नियामक ज्यामिति का चैप्टर पूरा समाप्त हो रहा है। एक और हम जो है पार्ट इसका हम बना देंगे जिसमें कुछ बेसिक चीज जो है नियामक ज्यामिति का रहेगा। धन्यवाद।